हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पुर्तगालियों का आगमन, अर्थात यूरोपियों के आगमन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगाली किस तरह भारत आते हैं, किस उद्देश्य से आते हैं, कहां कहां पर अपनी कोठी स्थापित करते हैं और मुगल शासकों से उनका क्या संबंध रहा, अर्थात भारत में वे व्यापार के साथ साथ क्या चाहते थे और हिंद महासागर पर अधिकार क्यों स्थापित करना चाहते थे। और दोस्तों, जो पुर्तगाल जो वायसराय हैं उनके बारे में आज सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पुर्तगालियों का आगमन, दोस्तों समझना, इटली का आपने नाम सुना होगा, इटली जिसे रोम भी कहा जाता है, रोम। जो दोस्तों ये इटली ये रोम अरब व्यापारियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? अरब व्यापारियों के माध्यम से। जैसे ये है भारत, क्या है? भारत से दोस्तों पूर्व में, ठीक है ना, पूर्व में भारत हो गया, ठीक है ना। भारत से दोस्तों अरब व्यापारी यहां से सामान लेके आते थे, भारत से, ठीक है ना, भारत से सामान लेकर आते थे अरब व्यापारी, ठीक है। और अरब व्यापारियों के माध्यम से सामान पहुंचता था इटली, रोम पहुंचता था। और दोस्तों, जो ये सामान लेकर आते थे अरब व्यापारी भारत से, वह काली मिर्च और सूती कपड़े थे, सूती कपड़े। और दोस्तों, काली मिर्चों के साथ साथ यहां से मसाले भी लेकर जाते थे। क्या लेकर जाते थे दोस्तों? मसाले भी यहां से लेकर जाते थे। ये पहुंचते थे, रोम पहुंचते थे। अब दोस्तों, रोम इटली से ये कहां कहां जाते थे? पुर्तगाल जाते थे, इंग्लैंड जाते थे और दोस्तों हॉलैंड जाते थे। कहां जाते थे? हॉलैंड। कहां से जाते थे? इटली से। और दोस्तों, जिस माल को इटली अरबों से एग्जाम्पल 10 रुपए में खरीदता था और इन देशों को उसे 20 या 15 रुपए में बेचता था इटली। इससे इटली की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। और दोस्तों, अब जो ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल, इंग्लैंड और दोस्तों जो ये हॉलैंड है, अब इनके सभी के दिमाग में एक बात चलने लगी, भाई जो ये इटली है ये बहुत ज्यादा अमीर है, तो इसके पीछे कारण क्या है? व्यापार है। तो क्यों ना हम भी जो ये पूर्व के जो देश हैं भारत, क्यों ना हम भी यहाँ की खोज करें, हमें किसी रास्ते का पता चल जाए जिस रास्ते से व्यापार किया जाता है, तो हम भी भारत की ओर पहुंच जाएं। इसलिए दोस्तों पुर्तगाल, इंग्लैंड और हॉलैंड के दिमाग में ये पहले से ही चल रहा था, जो ये पूर्व के जो देश है इनसे किस तरीके से व्यापार किया जाए, ये इनके दिमाग में पहले से ही बात चल रही थी। क्योंकि दोस्तों, जो इटली जो शहर था, इसकी जो अमीरी थी वो इन देशों के पास देखी नहीं गई। क्योंकि एक इटली में शहर है वेनिस, एक वेनिस शहर है इटली में। तो दोस्तों, जब पुर्तगाल और इंग्लैंड और डच वालों ने जब वेनिस शहर की सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें देखी, तो दोस्तों पुर्तगालियों के, इंग्लैंड और हॉलैंड के निवासियों के दिमाग में ये बात छा गई कि हमें भी व्यापार करना है, क्योंकि जो इतने ये धनवान जो लोग हैं ये व्यापार के माध्यम से ही लोग हैं। इसीलिए दोस्तों, अब ये पुर्तगाल और हॉलैंड वाले, इंग्लैंड वाले भारत की ओर रुख करेंगे। किधर की ओर? पूरब की ओर रुख करेंगे। तो दोस्तों, जब पूरब को क्या कहा जाता है? ईस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ईस्ट। पूरब की ओर रुख करेंगे। तो जब कंपनी की स्थापना करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेंगे। इसीलिए चाहे पुर्तगाल हो, चाहे डच हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, ये पूर्व में पड़ता है भारत, इसीलिए सभी ने ईस्ट इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। आ गया समझ में? ईस्ट इंडिया शब्द, ठीक है ना, इसीलिए प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये पुर्तगाल है। सबसे पहले पुर्तगाल ने क्या किया था? पुर्तगाल का राजकुमार जिसका नाम था हेनरी। क्या नाम था दोस्तों? हेनरी। जो ये पुर्तगाल का जो राजकुमार जो हेनरी था, इसे दोस्तों नई नई खोजों के बारे में जानना और उनकी खोज करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है ना। तो दोस्तों, हेनरी ने खोज करने के लिए काफी वो किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, खुद को सफलता नहीं मिल पाई, ठीक है ना।
दोस्तों 1487 की बात है, 1487 ईस्वी की बात है। पुर्तगाल नाविक भारत की खोज के लिए निकला। पुर्तगाल नाविक भारत की खोज के लिए निकला, जिसका नाम था बार्थोलोमिया दियाज। क्या नाम था दोस्तों? बार्थोलोमिया दियाज। ये भारत की खोज के लिए निकला, और दोस्तों ये भारत की खोज तो नहीं कर पाया, ये कहां पहुंच गया दोस्तों? अफ्रीका में पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया दोस्तों? अफ्रीका पहुंच गया। और अफ्रीका के दोस्तों ये कौन सी दिशा में पहुंचता है? ये दक्षिण दिशा में पहुंच गया, दक्षिण किनारे पर पहुंच गया अफ्रीका में। और दोस्तों इस किनारे पर पहुंचकर इसका नाम रखा गुड, जिसे गॉड होप भी कहा जाता है। गॉड होप भी कहा जाता है, गॉड होप, ठीक है ना। क्या नाम कहा जाता है? गॉड होप भी कहा जाता है। यहां तक ये पहुंच गया, लेकिन दोस्तों भारत में की सफलता नहीं मिल पाई। किसको दोस्तों? बार्थोलोमिया को भारत के बारे में सफलता नहीं मिल पाई, ठीक है ना। ये गॉड होप यहां तक पहुंच जाते हैं, जिसका गॉड होप भी से कहा जाता है, यहां तक इस किनारे तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 1498 ईस्वी में अब एक दूसरा नाविक आता है, जिसका नाम है दोस्तों वास्को डी गामा आता है दोस्तों। अब ये वास्को डी गामा को भी भारत में सफलता नहीं मिलती, लेकिन होता क्या है? गुजरात का व्यापारी, जिसका नाम अब्दुल मलिक था, इस गुजरात के व्यापारी अब्दुल मलिक के साथ वास्को डी गामा दोस्तों 17 मई 1498 ईस्वी को कहां पर पहुंचता है दोस्तों? ये पहुंचता है दोस्तों कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा 17 मई 1498 ईस्वी को। अब आप समझना, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बार बनकर आता है दोस्तों। जो ये वास्को डी गामा है, समुद्र के मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था। क्या था दोस्तों? प्रथम यूरोपीय था, समुद्र के मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय, जो समुद्र के मार्ग से भारत पहुंचा था, ठीक है ना। और सबसे पहले दोस्तों ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, ठीक है ना। दोस्तों कालीकट का जो शासक था उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था दोस्तों? जमोरिन था शासक का नाम। ये एक उपाधि थी। क्या थी? एक उपाधि थी, एक सम्मानजनक उपाधि होती थी जमोरिन। अब भाई जब ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो जमोरिन ने इसका क्या किया? स्वागत किया। जमोरिन ने क्या किया? स्वागत किया। किसका स्वागत किया? किसका किया दोस्तों? वास्को डी गामा का स्वागत किया। क्योंकि भाई जमोरिन को यह था, भाई व्यापारी है, आया है तो व्यापार बढ़ेगा, हमारे यहां से कच्चे सामान को भी लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका स्वागत किया। तो दोस्तों ये वास्को डी गामा यहां से काली मिर्च लेकर गया। क्या लेकर गया? काली मिर्च लेकर गया, ठीक है ना। काली मिर्च यहां से लेकर गया। ये वास्को डी गामा जब यहां से भारत से काली मिर्च लेकर कहां गया? पुर्तगाल गया। कहां पर गया? पुर्तगाल गया। तो दोस्तों 60% लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 60% लाभ हुआ था वास्को डी गामा को, जब यहां से काली मिर्च और मसाले लेकर पुर्तगाल गए थे। तो दोस्तों अब तो वास्को डी गामा और पुर्तगाल के जो और भी व्यापारी थे, अब तो सबके दिमाग में ये बात चल गई, क्योंकि जो ये पूर्व के जो देश हैं, जो भारत है, यहां से व्यापार करने में बहुत ज्यादा मुनाफा है और अब सभी के लिए भारत का रास्ता खुल गया और भी व्यापारी भारत आना लगे, ठीक है ना। कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ दोस्तों? 60% मुनाफा हुआ था वास्को डी गामा को, ठीक है ना। अब दोस्तों जो ये जमोरिन है, जमोरिन ने वास्को डी गामा का पुर्तगालियों का स्वागत किया था,
लेकिन यहां पर दोस्तों क्या था, भारत में, यह बात आपको मैं पहले बता चुका हूं, भारत में जो व्यापार करते थे वे अरब व्यापारी करते थे। कौन करते थे? अरब व्यापारी करते थे। अरब के माध्यम से इटली जाता था सामान। ठीक है भाई, यहां तक हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। ठीक है ना, अब समझना, तो जमोरिन के पास भी कौन थे? अरब वाले थे। कौन थे? अरब वाले। भाई अरब वाले भी व्यापार करते थे और अच्छे व्यापारी थे अरब वाले, यहां से अच्छा सामान को लेके जाते थे, जो इराक भी भेजते थे, ईरान भी भेजते थे, इटली भी भेजते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, समय समय पर इनके लिए रुपए देते थे, क्या प्रॉब्लम है भाई। अब दोस्तों क्या हुआ, दोस्तों ये पुर्तगालियों को ये बात रास नहीं आई, ये बात पुर्तगालियों को पसंद नहीं आई, क्योंकि जो ये अरब वाले हैं ये भी भारत से व्यापार करें। व्यापारी होता है दोस्तों, व्यापारी से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अगर हमें मुनाफा दे रहा है तो आप सोच लेना उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है ना, चाहे किसान बिल हो, चाहे कोई सा भी बिल हो, एक बात आप हमेशा याद रखना, जो ये व्यापारी जो हमें शुरुआत में हमें लगता है कि यार ये तो फायदा कर रहे हैं अपन को, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई होती है। क्योंकि ये व्यापारी लोग लंबी सोचते हैं, 2-3 साल हमें मुनाफा देते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी जो प्लानिंग होती है बहुत लंबी होती है। जैसे जियो की सिम भाई फ्री में मिली, फिर 99 का रिचार्ज, और आज 1 महीने के लिए 199 का रिचार्ज। ठीक है ना, याद रखना ये बात, व्यापारी बहुत लंबी सोचते हैं। अब दोस्तों ये पुर्तगाली थे, अब इन पुर्तगालियों ने क्या किया, जो जमोरिन था इससे क्या कहा, भाई जो ये अरब वाले हैं इन्हें यहां से बाहर निकाले। किसको बाहर निकाले भाई? अरब वालों को यहां से बाहर निकाल दे। अब भाई जमोरिन का इनसे अरब वालों से बहुत अच्छा संबंध था, भाई जमोरिन का अच्छा संबंध था, समय समय पर रुपए देते थे, अच्छा व्यापार करते थे, तो जमोरिन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। किसको पसंद नहीं आई? ये जमोरिन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अरब वालों को निकाले। भाई अच्छा ताल्लुकात था तो क्यों निकाले भाई बाहर, तो जमोरिन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब अंग्रेजों ने क्या, अब इन पुर्तगालियों ने क्या किया, ये लोग बहुत तेज होते हैं भाई, व्यापारी जो लोग होते हैं बहुत तेज होते हैं, क्योंकि अपना मुनाफा देखते हैं। अब इसका जमोरिन का विरोधी और भी था, कोचिन का शासक था। कौन था? कोचिन का जो शासक था वो जमोरिन का विरोधी था। अब पुर्तगालियों ने क्या किया, जो कोचिन का जो शासक था उसको अपनी ओर मिला लिया। देखो, फूट डालो राज को, हो गई चालू नीतियां। अब क्या किया दोस्तों, जमोरिन का विरोधी था कोचिन का शासक, अब इन्होंने पुर्तगालियों ने क्या किया भाई, कोचिन का शासक को अपनी ओर मिला लिया। और दोस्तों समझना, 1503 ईस्वी में कोचिन में अपनी कोठी खोली, कोचिन में सबसे पहले अपनी कोठी खोली। ठीक है ना, मालाबार कोचिन में सबसे पहले अपनी कोठी खोली, और 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी कोठी, पहली कोठी कोचिन में, दूसरी कोठी कन्नूर में खोल दी। किसने? पुर्तगालियों ने। क्यों भाई? इसका जमोरिन का विरोधी था कोचिन का शासक, कोचिन के शासक को पुर्तगालियों ने अपनी ओर मिला लिया और कोचिन में अपनी पहली कोठी स्थापित कर दी 1503 ईस्वी में। अब समझना, अगर प्रश्न आता है सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी कोठी कहां पर स्थापित की? कोचिन में की, दूसरी की कन्नूर में की। ठीक है ना। अब दोस्तों क्या था, इन कोठी स्थापित करने से पहले जब ये भारत में आए थे तो एक कंपनी की आवश्यकता होती है भाई। कंपनी में 100, 200, 1000, 10,000, 1 लाख लोग काम करते हैं। एक कंपनी, एक संगठन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 1498 ईस्वी में एस्तादे दा कंपनी की स्थापना की। पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादे दा कंपनी, जिसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं दोस्तों, जिसका नाम था एस्तादे दा कंपनी, 1498 में की। दोस्तों सबसे पहले जो भारत में जो कंपनी की स्थापना की जाती है वह दोस्तों पुर्तगाल की कंपनी की स्थापना की जाती है, जिसका नाम था एस्तादे दा कंपनी। ठीक है ना। अब दोस्तों ये व्यापार करने लगे, अपनी कोठी स्थापित कर ली, पहला कारखाना कोचिन में खोल दिया। ठीक है ना, दूसरा कारखाना कन्नूर में खोल दिया। ये कारखाना क्या होता है दोस्तों? ठीक है ना, ये कारखाना क्या होता है? कारखाना, ठीक है ना,
ये कारखाना क्या होता है दोस्तों? क्या होता है, यहां से भारत के अलग अलग राज्यों से सामान लेकर आते हैं कच्चा, और इस जो कारखाना होता है, इस कारखाने में दोस्तों क्या करते हैं, उस सामान को ये जमा करते हैं, और इस कारखाने से बाद में इस कारखाने से दोस्तों ये अपना देश जो होता है वहां पर अपने सामान को ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो इनका कारखाना होता है यहां पर ये कच्चे माल को जमा करते हैं और यहां से फिर अपने देश को ये ले जाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों जब कारखाना खोलते हैं तो यहां पर अपने कुछ सैनिक भी रखते हैं, कुछ लोग भी रहते हैं, कुछ परिवार भी रहते हैं, सैनिक भी रखते हैं, कारखाना खोलते हैं जहां पर। और दूसरी बात है दोस्तों, कारखाना वहां पर खोला जाता है, कारखाना वहां पर खोला जाता है जो समुद्र के पास हो। कहां पर हो? समुद्र के पास जो एरिया होता है वहां कारखाना खोला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई समुद्र के मार्ग से ही तो ये सामान को ले जाएंगे भारत से। किसके माध्यम से ले जाएंगे? समुद्र के मार्ग से ही तो भारत से सामान को ले जाएंगे, वहीं पर कारखाना स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कोचिन है, कन्नूर है, सतगांव है, ठीक है ना, हुगली है, ऐसे कारखाने खोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहां तक हमारा हो गया दोस्तों। अब समझना, एक तो पुर्तगालियों का जो उद्देश्य था वह व्यापार करना था। क्या करना था? व्यापार करना था। एक नंबर दूसरा जो उद्देश्य था, जो छुपा हुआ जो उद्देश्य था पुर्तगालियों का, वो था ईसाई धर्म का प्रचार करना। किसका प्रचार करना दोस्तों? ईसाई धर्म का प्रचार करना भी इनका मुख्य उद्देश्य था। अगर जब हम बात करें पुर्तगालियों की, हम बात करें डचों की, हम बात करें अंग्रेजों की, हम बात करें, तो दोस्तों जो सबसे कट्टर जो ईसाईवादी थे वो पुर्तगाली आएंगे। इनका एक छुपा हुआ एजेंडा था कि भारत में व्यापार के साथ साथ धर्म का प्रचार भी करना। और दूसरी बात दोस्तों ये थी कि धर्म का प्रचार वहां पर करते थे जहां पर लोग आदिवासी होते थे, जहां पर लोग गरीब होते थे। क्योंकि दोस्तों जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, वो कभी भी किसी दूसरे धर्म की ओर नहीं जाते, क्योंकि वो खुद जान रहे हैं सबसे ज्यादा जो मूर्ख बनाया जाता है धर्म के चक्कर में या अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, वो गरीब और अनपढ़ लोगों को किया जाता है। वैसे ही इन्होंने भी धर्म का प्रचार किया था, ठीक है दोस्तों। यहां तक हमारा हो चुका है, ठीक है ना, यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये वास्को डी गामा भारत आते हैं सबसे पहले। जो पुर्तगाली क्या थे? नाविक थे। अगर हम यूरोपियों की बात करें, समुद्र के मार्ग से जो सबसे पहले भारत में आता है वो था वास्को डी गामा, 17 मई 1498 ईस्वी में, ठीक है ना। यहां तक दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। समझना दोस्तों, 17 मई 1498 ईस्वी में कौन आते हैं? वास्को डी गामा, ठीक है ना, वास्को डी गामा, ठीक है, डी गामा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये वास्को डी गामा पुर्तगाल जाते हैं, 60% मुनाफा होता है। उसके बाद आप दूसरे भी सोचने लगते हैं कि भारत की ओर आए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में दोस्तों भारत की ओर और भी आते हैं, जिनमें एक नाम है, एक नाम कैब्रेल का शामिल है। किसका नाम शामिल है? कैब्रेल का शामिल है। ये 1500 ईस्वी में भारत आए दोस्तों, ठीक है ना, कैब्रेल का शामिल है। और वास्को डी गामा पुनः 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया था। 1502 ईस्वी में पुनः भारत आता है वास्को डी गामा, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या होता है, 1503 ईस्वी में कहां पर? कोचिन में कोठी खुल जाती है। 1505 ईस्वी में कन्नूर में कोठी खुल जाती है। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया,
अब इनका एजेंडा समझिए आप। अब इन्होंने क्या किया, अब यहां का भारत का वायसराय बनाया। वायसराय एक जो वायसराय होता है, समझना सबसे पहले तो जो ये वायसराय होता है, यह दोस्तों पुर्तगाली एक किसी ऐसे व्यक्ति को यहां पर नियुक्त करेंगे जो यहां की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की देखभाल करेंगे। कहने का मतलब यह है पुर्तगालियों ने एक अपना मुखिया नियुक्त कर दिया भारत में, ठीक है ना। तो वायसराय, प्रथम वायसराय, जो प्रथम वायसराय की जब हम बात करेंगे तो प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बनाया। किसको बनाया? फ्रांसिसी डी अल्मीडा को बनाया, जो 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहता। पुर्तगालियों का कौन रहता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है ना। अब समझना दोस्तों, अब इसने सबसे पहले क्या किया? इसने दोस्तों सबसे पहले क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। क्या की? ये प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न है। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। इसके अनुसार क्या था दोस्तों? जो हिंद महासागर था, हिंद महासागर कौन सा था? हिंद महासागर था। हिंद महासागर पर जो अरब के या जो दूसरे देशों के जो जहाज आते थे उनको दोस्तों वहां से नहीं निकलने देना या कुछ रुपए देकर उनको निकलने देना। ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ है समुद्र पर अधिकार करना। किस पर? समुद्र पर अधिकार करना। यह नीति अपनाई थी भाई फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, ठीक है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई, अर्थात जो समुद्र में जो जहाज जाएगा उसको अनुमति लेनी पड़ेगी, अर्थात समुद्र पर अधिकार करेंगे। और फिर बाद में एक ऐसी नीति लेकर आएंगे, कार्टेज पद्धति लेकर आएंगे। उसको मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। कार्टेज पद्धति लेकर आएंगे, जो समुद्र में जो जहाज चलेगा तो उसको पहले परमिट लाइसेंस लेना पड़ेगा। किससे? पुर्तगालियों से, ठीक है ना। और दोस्तों अब इसका किससे होता है? मिस्र प्लस गुजरात और प्लस अरब। अब दोस्तों ये तीनों देशों की तीनों की सेना मिल गई। किसकी? मिस्र, गुजरात और अरब की सेना मिल गई। 1509 ईस्वी में चोल का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? चोल का युद्ध होता है। दोस्तों जो ये युद्ध होता है प्रथम, इसमें तो क्या होता है? पराजय हो जाती है दोस्तों। लेकिन जो सेकंड हो जाता है इसमें विजय हो जाता है। क्या हो जाता है? विजय प्राप्त कर लेता है अल्मीडा। अब इसके बाद तो दोस्तों जो ये मिस्र वाले थे, गुजरात वाले थे, अरब वाले थे, अब ये भी साइलेंट बैठ गए भाई, ये भी तो हार गए दूसरे युद्ध में, ठीक है ना। पहले युद्ध में अल्मीडा को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि पहले युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों? अल्मीडा का पुत्र था, पुत्र की मृत्यु भी हो गई थी पहले युद्ध में तो, लेकिन दूसरे में जीत गया भाई, ठीक है ना। दूसरे में जीतने के बाद तो साहब अब जो अरब वाले थे, जो तुर्की वाले थे, जो गुजरात वाले थे, वो भी साइलेंट बैठ जाएंगे भाई, हार चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ये हो गया। अगर हम बात करें, ये प्रथम वायसराय है जो पुर्तगालियों ने नियुक्त किया था, जिसका शासनकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक रहता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करें दूसरे वायसराय की, हम बात करें क्या नाम था भाई दूसरे वायसराय का? दूसरा था अल्बुकर्क था भाई। कौन था? अल्बुकर्क, ठीक है ना। अल्फांसो दी अल्बुकर्क था, जिसका शासनकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक रहता है भाई अल्बुकर्क का। अब दोस्तों समझना, ये वायसराय है, सेकंड है। कौन सा है दोस्तों? सेकंड वायसराय है। लेकिन दोस्तों इस अल्बुकर्क को वास्तविक पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अब दोस्तों समझना, वास्तविक संस्थापक यूं ही तो किसी को नहीं माना जाएगा, कुछ उसने ऐसा कर्म किया होगा तभी तो माना जाएगा। दोस्तों अल्बुकर्क ने क्या किया था?
1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने क्या किया था? 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? गोवा पर। तो दोस्तों गोवा को, अब प्रश्न आता है कि गोवा को किससे छीना था? बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीना था। किससे छीना था? आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। किसको छीन लिया? गोवा को छीन लिया। ठीक है ना, आदिल शाह था, इससे गोवा को छीन लिया। और दोस्तों ये गोवा 1530 ईस्वी में, ये गोवा 1530 ईस्वी में क्या बन जाएगा? राजधानी बन जाएगा। पुर्तगालियों का गढ़ बन जाएगा, राजधानी बन जाएगा। और दोस्तों 1530 ईस्वी में ये गोवा पुर्तगालियों का क्या बन गया? राजधानी बन गया। भाई क्या बन गया? राजधानी बन गया गोवा। ठीक है ना, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब अल्बुकर्क ने और क्या किया था? एक बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्बुकर्क ने क्या किया? पुर्तगालियों को यह आदेश दे दिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को यह आदेश दे दिया। भाई इसने सोचा अगर हम भारत में रहेंगे, हमें अगर शासन करना है, अगर अपने साम्राज्य को थोड़ा बढ़ाना भी है, व्यापार को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है? तो इसने क्या सोचा कि हमें यह करना चाहिए, पुर्तगाल के जो पुरुष हैं, पुर्तगाली पुरुष, कौन? पुर्तगाली पुरुष, इनको क्या किया? पुर्तगाली पुरुषों से कहा कि आपको यह अनुमति है कि भारतीय स्त्रियों से क्या कर सकते हैं? विवाह। भारतीय स्त्री से विवाह का आदेश दे दिया। अर्थात जो भारतीय जो स्त्री हैं उनसे विवाह कर सकते हैं। ये किसने दिया? अल्बुकर्क ने दिया था। दोस्तों वास्तविक संस्थापक, पुर्तगालियों का जो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, और ये दोस्तों दूसरा वायसराय था। ठीक है ना, और गोवा पर अधिकार भी अल्बुकर्क ने ही किया था। कहां पर? गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 1530 ईस्वी में ये गोवा आगे चलकर पुर्तगालियों की क्या बन जाती है? राजधानी बन जाती है। ठीक है भाई, यहां तक हो गया दोस्तों। इसके बाद अब आगे कहां कहां पर अपनी ये कोठियां स्थापित करते हैं, आगे की हम बातें करते हैं। एक दोस्तों नीना डी कुन्हा, एक नीना डी कुन्हा वायसराय बनकर आता है। वायसराय था नीना डी कुन्हा, वायसराय। ठीक है ना, जिसका शासनकाल 1530 से 1538 ईस्वी तक था। 1529-30 से 38 ईस्वी तक था। ठीक है ना, किसका? नीना डी कुन्हा का। अब दोस्तों इसने क्या किया? नीना डी कुन्हा ने क्या किया? इस समय सबसे पहले दोस्तों गोवा को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? गोवा को। कब बनाया? 1530 ईस्वी में। गोवा पर अधिकार कब किया था? आपके लिए समझाया था, 1510 ईस्वी में किया था। किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। अब गोवा को अपनी राजधानी बना दिया 1530 में। ठीक है दोस्तों, इस समय गुजरात का शासक था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह था। यह था गुजरात का शासक बहादुर शाह। ठीक है ना दोस्तों, बहादुर शाह ने क्या किया? जब यहां पर बहादुर शाह की ओर जब आक्रमण किया गया था, तो दोस्तों जो इसका क्षेत्र था, बेसिन क्षेत्र था, इस बेसिन जो क्षेत्र था इसको पुर्तगालियों के लिए दे दिया था। किसके लिए दे दिया? पुर्तगालियों के लिए। पुर्तगालियों को सौंप दिया बेसिन को। ठीक है ना, इस बेसिन को पुर्तगालियों के लिए सौंप दिया 1534 ईस्वी में। किसके लिए सौंप दिया? पुर्तगालियों के लिए सौंप दिया। ठीक है ना, किसके पास आ गया? ये पुर्तगालियों के पास आ गया। ठीक है ना, बेसिन। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इसने जो सौंपा था वो इसलिए सौंपा था क्योंकि हुमायूं ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। आपको एक घटना का पता होगा, मेवाड़ की महारानी का नाम था कर्मावती। मेवाड़ की महारानी थी कर्मावती।
कर्मावती के साम्राज्य पर आक्रमण किया था बहादुर शाह ने। उस समय कर्मावती ने हुमायूं के लिए राखी भेजी थी और हुमायूं से कहा था कि मैं आपको अपना भाई मानती हूं और भाई का यह फर्ज है जिस समय बहन एक संकट में हो तो उस समय बहन की सहायता करें। लेकिन दोस्तों हुमायूं में दिमाग नहीं था, धर्म के बहकावे में आ गया और कर्मावती की कोई सहायता नहीं की और बेचारी बाद में चित्तौड़ पर अधिकार हो गया बहादुर शाह का और कर्मावती क्या हो गई, कर्मावती ने जोहर कर लिया था, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये बहादुर शाह वहां से निकला था तो हुमायूं ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब बहादुर शाह संकट में पड़ गया तो बहादुर शाह ने सोचा क्योंकि भाई मैं अपना एक क्षेत्र को किसके लिए दे देता हूं, पुर्तगालियों को दे देता हूं और मैं उनसे सहायता ले लेता हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसा हो गया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब जैसे ही हुमायूं वहां से निकला तो दोस्तों अब निकल गया हुमायूं तो साहब, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके दिमाग में चला बहादुर शाह के दिमाग में चला भाई क्यों ना, भाई अब ये तो निकल गया, यहां से चला गया, अब क्यों ना मैं पुनः इस पर अधिकार कर लूं, किस पर, बेसिन पर। अब ये क्या हुआ, अब बहादुर शाह ने क्या किया, नीनाडी कुन्हा से एक जहाज में जो पानी का जहाज था उसमें बहादुर शाह और दोस्तों किसकी वो हुई, एक कुन्हा की मीटिंग हुई। कुन्हा कौन है भाई, यही है वायसराय। कुन्हा की और बहादुर शाह की एक जहाज में मीटिंग हुई भाई, बेसिन के मामले में मीटिंग हुई। तो दोस्तों कुन्हा ने क्या किया, बहादुर शाह में जहाज से धक्का मार दिया, या कहते हैं जब इस पर अटैक किया बहादुर शाह पर तो इस समुद्र में कूद गया और समुद्र में ही डूबकर मर गया। जैसा करने वाला होता है दोस्तों वैसा ही भुगतना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ दोस्तों, बहादुर शाह समुद्र में कूदकर मर गया, किसके डर से, पुर्तगालियों की वजह से, ठीक है ना। और उस समय कौन था दोस्तों, कुन्हा था, ठीक है ना। और बेसिन पर इनका अधिकार हो गया और इनका बेसिन पर अधिकार हो गया, समझना। अभी तो दीव पर भी अधिकार हो गया, दीव पर अधिकार हो गया कब, 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार हो गया, बेसिन पर हो गया, दीव पर अधिकार हो गया। अभी तो देखो इनका साम्राज्य बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। बेसिन पर हो गया, दीव पर हो गया, इसको गोवा पर हो ही चुका है पहले ही, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, दोस्तों इनका सतगांव पर भी अधिकार हो गया, सतगांव पर अधिकार हो गया, सतगांव और चटगांव। इन्हें दोस्तों बंगाल के शासक, अब समझना इनको, सतगांव और चटगांव को समझना। बंगाल का शासक था मोहम्मद शाह ने 1536 ईस्वी में सतगांव और चटगांव को भी किसके लिए दे दिया, पुर्तगालियों के लिए दे दिया। दोस्तों किसके लिए दे दिया, पुर्तगालियों के लिए दे दिया चटगांव और सतगांव को। बंगाल का जो शासक था मोहम्मद शाह, ये निठल्ला था, कर्मखोर शासक था। और बाद में इस मोहम्मद शाह को 1538 ईस्वी में किसने वो कर दिया, इसको फिर बाद में शेर शाह सूरी ने इसको समाप्त कर दिया था। निठल्ले शासक थे, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है जो पुर्तगालियों के जो भारत में जो पैर जमते जा रहे हैं कि भारत के जो शासक थे वो निठल्ले कर्मखोर शासक थे, सीधी सी बात है साहब, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अब मोहम्मद शाह से भी उसने फिर शेर शाह सूरी ने इसको हटा दिया, ठीक है ना। अब और बहादुर शाह का तो आपको पता ही अंत कैसे हो गया, ठीक है, जैसा कर रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों सतगांव और चटगांव पर भी अधिकार हो गया, किसका हो गया, पुर्तगालियों का हो गया। अब तो पुर्तगाली चढ़ गए भाई साहब भारत में, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1556 ईस्वी में गोवा में क्या करते हैं दोस्तों, प्रिंटिंग मशीन लगाते हैं। प्रिंटिंग मशीन जो सबसे पहले जो भारत में लेकर आते हैं वो कौन लेकर आते हैं दोस्तों, वो पुर्तगाली लेकर आते हैं प्रिंटिंग मशीन, और सबसे पहले गोवा में स्थापित की जाती है 1556 ईस्वी में, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है समझना। और दोस्तों 1663 ईस्वी को जड़ी बूटियों के आधार पर हम यहां पर यह कह सकते हैं आयुर्वेदिक आधार पर पुस्तक लिखी गई थी सबसे पहले 1563 ईस्वी में। पुस्तक कब, 1563 ईस्वी में पुस्तक भी लिखी गई भाई 1563 ईस्वी में। और प्रिंटिंग मशीन सबसे पहले गोवा में स्थापित की थी पुर्तगालियों ने, ठीक है ना। यहां तक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब दोस्तों होता क्या है, अब इसके साथ साथ इनका जो अधिकार था वो हो गया। अब इसके साथ साथ दोस्तों अब अकबर से भी इनकी मुलाकात होगी।
किससे मुलाकात होंगी? अकबर से भी अब इनके बीच में मुलाकात होगी, क्योंकि भाई अकबर भी तो अब शासक बनेगा ना, अकबर शासक बनेगा, उससे अब अकबर से भी इनकी मुलाकात होगी। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर मुगल बादशाह रहता है शासक, और अब इनका मुगल बादशाह से किस तरीके से बातें होंगी, उनसे क्या संपर्क रहेगा, और जहांगीर से क्या बातें रहेंगी, क्या संपर्क रहेगा। क्योंकि जहांगीर के समय हॉकिंस भी भारत आता है, तो उस समय ये पुर्तगालियों की क्या सोचते हैं दिमाग में, पुर्तगालियों की क्या रुचि रहती है, क्योंकि हॉकिंस को ये जहांगीर तक भी नहीं पहुंचने देते, ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन हॉकिंस फिर भी पहुंच जाता है। ठीक है ना, अब उन सारी चीजों को हम समझेंगे, मुगल शासकों से क्या संबंध रहा। ठीक है ना, समझना दोस्तों। अकबर से दोस्तों, अकबर की पहली मुलाकात पुर्तगालियों से 1572 ईस्वी में कैम्बे में हुई थी। कहां पर हुई थी? कैम्बे में हुई थी। 1572 ईस्वी में मुलाकात हुई थी कैम्बे में। ठीक है ना, अगर कल को प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर से कब मुलाकात हुई थी, 1572 ईस्वी में कैम्बे में अकबर से मुलाकात हुई थी पुर्तगालियों की। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों अकबर ने 1579 ईस्वी में गोवा, कहां पर? गोवा, अपना राजदूत भेजा। क्या भेजा दोस्तों? अपना राजदूत भेजा। कहां पर भेजा? गोवा भेजा। और कहा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको मैं ये बात पहले समझा चुका हूं, जो ये गोवा है ये पुर्तगालियों का गढ़ है। ठीक है ना, तो अपना राजदूत भेजा अकबर ने। अकबर को सभी धर्मों के बारे में जानने में बहुत रुचि थी, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई धर्म हो, ठीक है ना, चाहे जैन धर्म हो, सबके बारे में जानने में बहुत ज्यादा रुचि थी। अकबर ने अपना राजदूत भेजा। कहां भेजा? 1579 ईस्वी में अकबर ने अपना राजदूत भेजा गोवा, और कहा भाई मेरे पास ईसाई धर्म के जानकार पादरी भेजे जाए। क्या भेजे जाए? मेरे पास पादरी भेजे जाए भाई, ईसाई धर्म के जानने वाले, जो मुझे ईसाई धर्म के बारे में शिक्षा दे। ठीक है ना, तो दोस्तों प्रथम मंडल 28 फरवरी 1580 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में आया। किस किस के नेतृत्व आया था प्रथम मंडल? ये आया था एकवा वीवा, और नंबर दूसरा था मॉन्सरेट। ये मॉन्सरेट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आया। किसके पास आया दोस्तों? अकबर के पास आया था 28 फरवरी 1580 ईस्वी में। ठीक है ना, 1580 ईस्वी में आया था। ठीक है ना, ये आ गया भाई अकबर के पास प्रथम प्रतिमंडल। अकबर ने अब इनसे जाना भाई ईसाई धर्म के बारे में, भाई ईसाई धर्म क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें। अब दोस्तों जब ये अकबर के पास आए, एकवा वीवा और मॉन्सरेट जब अकबर के पास आए, अकबर ये बात काफी खुश थे। इन्होंने लगा कि हम अकबर को अपने ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इतिहास को अगर आप उठा के देखेंगे, जो ये अकबर जो महान है, ये शासक बहुत कूटनीतिक था, एक बहुत बड़ा राजनेता था, सभी को खुश करके रखता था, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, पारसी हो, सबको। क्योंकि जब इसकी माता का जब देहांत हुआ था, ठीक है ना, जब माता का देहांत हुआ था, तो उस समय दोस्तों क्या कराई थी दोस्तों? अपनी सर को गंजा कराया था, और हिंदू धर्म के रीति के अनुसार था। अब हिंदू खुश हो गए भाई, जैसे हमारे जैसे माता की मृत्यु के बाद अपनी सर को गंजा कराते हैं, वैसे ही साहब अकबर ने भी करा ली थी। ठीक है ना, खुश हो गए। और पारसी भी खुश थे साहब। पारसी धर्म में जो आग होती है, आग पारसी धर्म का प्रतीक होती है, तो इसके राज दरबार में हमेशा आग जलती रहती थी साहब। ठीक है, एक बहुत बड़ा कूटनीतिक था अकबर। ठीक है, अब ये मौका विवाह और मॉन्सरेट पहुंचे साहब। अब साहब ईसाई धर्म का प्रचार सुना रहे, भाई ईसाई धर्म तो ये है, दुनिया में कुछ भी नहीं है, हम ही ईसाई हैं, सब कुछ ये है वो है।
अकबर तो इस कान से सुनता उस कान से निकालता, अकबर को तो सबको खुश रखना था, अकबर का उद्देश्य था अकबर का, समझना क्या उद्देश्य था, मैं आगे बताऊंगा आपको। प्रथम प्रतिनिधि मंडल आया दोस्तों, ये कब तक रहा, ये दोस्तों 1580 से ये दोस्तों 1583 तक रहा। कब तक रहा? 1580 से 1583 तक रहा। इसके बाद दोस्तों दूसरा मंडल आता है, दूसरा मंडल बुलाता है, फिर बोलता है यार कोई दूसरा और मंडल भेजा जाए, इससे मेरा सेटिस्फाइड नहीं हो, दूसरा मंडल और भेजा जाए। फिर दूसरा मंडल आता है 1590 में, दूसरा मंडल आता है जो 1592 ईस्वी तक रहता है। फिर भी अकबर बोल रहा है भाई सेटिस्फाइड अभी भी नहीं हुआ, भाई मैं तो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कोई और भी मंडल भेजा जाए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों तीसरा मंडल आता है दोस्तों, कौन सा मंडल आता है? तीसरा मंडल आता है 1595 ईस्वी में, तीसरा मंडल आता है, और अकबर तीसरे मंडल से भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। अब ईसाइयों को लगा कि भाई साहब ये तो मजा ले रहा है, ईसाइयों को लगा भाई ये तो मजा ले रहा है, कुछ भी लेना देना नहीं है, ये धर्म में कोई नहीं आना चाहता, ये कोई भी धर्म में नहीं आना चाहता हमारे में, बस ये तो मजे ले रहे हैं साहब, ठीक है ना। और अकबर का जो उद्देश्य था, अकबर ये चाह रहा था, जब अकबर का जब पुत्र जहांगीर सलीम ने जब अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, अकबर ये चाहता था जो पुर्तगालियों की जो बड़ी बड़ी जो बंदूकें हैं इनकी मुझे सहायता मिले, ये मुझे उपलब्ध हो जाए, तो मैं जो उग्रवाद या जो हम कहें जो विद्रोह हो चुका है उसका मैं अच्छी तरह दमन कर दूं। इसीलिए दोस्तों 1601 ईस्वी में गोवा अकबर ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था दोस्तों, कहां पर? गोवा अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था सहायता प्राप्त करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये पुर्तगाली समझते थे कि कोई फायदा नहीं है, तो पुर्तगालियों ने विनम्र निवेदन किया कि साहब बस हम सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि ये जान चुके थे अकबर का जो ये इस तरीके से जो यहाँ पर मंडल आ रहे थे, जान चुके थे अकबर की सोच को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए हम अब कंपटीशन की बातें करते हैं, तो आपके लिए जो ये मंडल 3 मंडल आते हैं तो ये कभी कभी तारीखें पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे, अब दोस्तों जहांगीर से इनके थोड़े अच्छे संबंध थे। जब जहांगीर शुरुआत में जब शासक बना था, समझना जहांगीर को, जहांगीर 1605 से 1627, ठीक है ना दोस्तों। जब जहांगीर जब शासक बना था उस समय पुर्तगालियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी, पुर्तगाली ऐसे हो गए थे भाई हम तो जानते ही नहीं है, बस कोई रुचि नहीं दिखाई थी, ठीक है ना। तो जब जहांगीर शासक बना था, ठीक है ना। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, 1608 ईस्वी में हॉकिंस भारत आता है। कौन आता है? हॉकिंस भारत आता है। हॉकिंस भारत आता है हेक्टर नामक जहाज से। किससे? हेक्टर नामक जहाज से, ठीक है ना। हॉकिंस भारत आता है। ये दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत के रूप में आता है हॉकिंस भारत 1608 ईस्वी में। जब दोस्तों ये हॉकिंस भारत आ रहा था, पुर्तगालियों ने हॉकिंस को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये हॉकिंस जहांगीर के पास पहुंच गया, ठीक है ना। और ये हॉकिंस 25,000 सोने के मुद्रा के बराबर धन लेकर गया था, या सामग्री लेकर गया था, उपहार लेकर गया था। कितने? 25,000 सोने की मुद्रा के बराबर, ठीक है ना। तो दोस्तों जहांगीर ने इसकी जो उपहार था, जो गिफ्ट था, उसे स्वीकार किया, और जहांगीर से हॉकिंस ने कौन सी भाषा में बात की? फारसी भाषा में बात की, और 400 का मनसबदार बनाया। कितनों का मनसबदार बनाया? 400 का मनसबदार भी बनाया था। हॉकिंस का बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। अब दोस्तों जब हॉकिंस भारत आया ईस्ट इंडिया कंपनी का, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का जब हॉकिंस भारत आया तो पुर्तगालियों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि हॉकिंस का स्वागत किया जाए। अब ये पुर्तगाली नाराज भी हो गए थे भाई। तो कहा जाता है जहांगीर ने अपना मुकारब खान को भेजा था पुर्तगालियों के पास, लेकिन पुर्तगाली इतने नाराज थे, मुकारब खान से मिलने से भी इनकार कर दिया था।
लेकिन जब लगा पुर्तगालियों को अब संकट बहुत बढ़ने वाला है, लेकिन बाद में फिर मुकाररब खान से ये मिले थे पुर्तगाली, ठीक है ना। और दोस्तों जहांगीर के समय ही 1605 ईस्वी में पुर्तगाली तंबाकू लेकर भारत आए थे। क्या लेकर आए थे? तंबाकू जो आया था ये जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आया था, जिसे पुर्तगाली लेकर आते हैं, ठीक है ना। दोस्तों जहांगीर खुद भी तंबाकू का सेवन करता था, कहा जाता है शराब भी पीता, शराब तो पीता ही था साहब, सलीम साहब था, ठीक है ना। और दोस्तों लेकिन जनता की भलाई के लिए जब जनता ज्यादा लिप्त होने लगी तंबाकू में, 1617 ईस्वी में जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी। क्या लगा दी दोस्तों? तंबाकू पर रोक लगा दी थी। कब? 1617 ईस्वी में, ठीक है ना। और दोस्तों कुछ काफी हद तक जो ईशा और मरियम का जो एक चित्र वाली जो चित्र थे, उनके लिए काफी हद तक इसने बढ़ावा भी दिया था, नो डाउट, कोई वो नहीं है, बढ़ावा भी दिया था, ठीक है ना, जहांगीर ने। और कहा जाता है कुछ राजकोष से भी इनके लिए कुछ धन दिए थे। जहांगीर इनके लिए थोड़ा लिबरल था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब बात करें हम शाहजहां की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? शाहजहां की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम शाहजहां की। शाहजहां से इनके कैसे संबंध थे, ठीक है ना। दोस्तों बात है शाहजहां की। दोस्तों मुमताज की दो दासी थी। क्या थी दोस्तों? दो दासी थी। उन दो दासियों को इन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों ने रोक लिया था, ठीक है, अपमानित कर दिया था। अब दोस्तों शाहजहां के दिमाग में पहले से ही चल रहा था जो पुर्तगाली है इनसे किस तरीके से बदला लिया जाए। पुर्तगालियों ने क्या किया दोस्तों? 24 जून 1632 ईस्वी को 24 जून 1632 ईस्वी को हुगली पर अधिकार कर लिया। किस पर? हुगली पर अधिकार कर लिया, ठीक। एक बंदरगाह था, हुगली था, कीचड़ वाला एरिया था, भाई हुगली पर अधिकार कर लिया। तो शाहजहां के दिमाग में चल गया जो ये हुगली पर अधिकार किया, इनको यहां से भगाया जाए। तो शाहजहां ने क्या किया दोस्तों? कासिम खां को 1,50,000 सैनिक लेकर भेज दिया। किसको? कासिम खां को भेजा साहब, कासिम खां को भेज दिया। और दोस्तों 24 सितंबर 1632 ईस्वी को हुगली से इन्हें खदेड़ दिया। किसको? पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ दिया। किसने खदेड़ा? शाहजहां ने खदेड़ा था। किसके नेतृत्व में सेना गई थी? कासिम खां के नेतृत्व में सेना गई थी, ठीक है ना। इन्होंने खदेड़ दिया। और दोस्तों औरंगजेब ने भी 1686 ईस्वी में इन्हें यहां से जो ये एरिया था जो बंगाल की ओर का, यहां से इन्हें खदेड़ दिया था। दोस्तों औरंगजेब भी इनसे ज्यादा खुश नहीं था। जब इन्होंने थोड़ा नौटंकी करना चाहिए, उस समय दोस्तों मुगल बादशाहों ने इन्हें इनका रास्ता भी दिखाया, इनकी औकात भी इनकी पता लगाई थी। जब तक औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद फिर निठल्ले शासक होते हैं, उस समय की बात एक अलग होती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब आगे क्या होता है दोस्तों? जो पुर्तगाली हैं इनकी एक राजकुमारी थी, पुर्तगालियों की एक राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था भाई? 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी, क्या नाम? राजकुमारी कैथरीन। क्या नाम था दोस्तों? कैथरीन। ये प्रश्न NTA में भी आ चुका है। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के शासक चार्ल्स द्वितीय से हुआ। किससे हुआ? चार्ल्स द्वितीय से हुआ। किससे हुआ दोस्तों? चार्ल्स द्वितीय से हुआ। कब हुआ था दोस्तों? 1661 ईस्वी में। ब्रिटेन की महारानी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय से हुआ 1661 ईस्वी में। और दोस्तों दहेज में क्या दिया? दहेज में बंबई दिया। किसको दिया दहेज में? बंबई को। दोस्तों बंबई पर पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन फिर जब चार्ल्स द्वितीय से विवाह होता है कैथरीन का, उसके बाद दोस्तों बंबई दहेज में दे दिया चार्ल्स द्वितीय के लिए 1661 ईस्वी में। और दोस्तों इस बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने दे दिया। कब दे दिया?
1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया। और इसे दिया था 10 पौंड वार्षिक के बदले। किसके बदले दिया था? 10 पौंड वार्षिक के बदले। अर्थात भाई ये कहा गया, चार्ल्स द्वितीय ने जो बम्बई दी थी, भाई 10 पौंड हमें 1 साल में रुपए देना और आपको हम बॉम्बे दे देंगे। कब दिया? 1668 ईस्वी में। और दोस्तों बम्बई का जो संस्थापक माना जाता है, पहला जो वायसराय था, या हम गवर्नर के हैं या वायसराय के हैं, जिसका नाम था गेराल्ड ओंगियार था। क्या नाम था? गेराल्ड ओंगियार था। यहां का जो प्रथम क्या था? गवर्नर था। और इसे ही बम्बई का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है संस्थापक? गेराल्ड ओंगियार को ही संस्थापक माना जाता है बम्बई का। ये जो बम्बई है ये दहेज में किसके पास आती है? चार्ल्स द्वितीय के पास आती है, जब कैथरीन से विवाह करता है 1661 ईस्वी में। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है बॉम्बे को 10 पौंड वार्षिक के बदले। और यहां का पहला गवर्नर गेराल्ड ओंगियार को बनाया जाता है, उसी को बम्बई का संस्थापक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये पुर्तगालियों की घटनाएं हो चुकी भाई दोस्तों, कैसे कैसे यहां पर ये आते हैं, कहां कहां मुगल शासकों से कोठी स्थापित करते हैं, कहां कहां संघर्ष होता है, कौन कौन से मुगल शासक से क्या क्या संबंध था, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न और भी है जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है। दोस्तों भारत में जो सबसे पहले आते हैं वो भारत में पुर्तगाली आते हैं। कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। लेकिन एक बात आप ये भी याद रखना, सबसे पहले आते हैं और सबसे ही लास्ट में भारत से जाते भी हैं, ठीक है ना। उससे पहले आपके लिए एक कॉर्टेज पद्धति समझा देता हूं। कॉर्टेज पद्धति, इसमें क्या होता था, समुद्र में जहाज जो जाते थे उन्हें समुद्र के जहाज को अनुमति लेनी पड़ती थी। क्या लेनी पड़ती थी? अनुमति। किससे? पुर्तगाल से। पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी जो जहाज जाते थे, उसे कॉर्टेज पद्धति कहा जाता था। और दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है, जो अकबर जो महान था मुगल बादशाह, उसको भी पुर्तगालियों से कॉर्टेज पद्धति लेनी पड़ी थी। जो जहाज कॉर्टेज पद्धति के माध्यम से हिंद महासागर में जाएंगे उन्हीं को जाने का अधिकार था। लेकिन शर्त यह भी थी, 2 चीजें जहाज नहीं लेके जाएंगे, उसमें काली मिर्च और गोला बारूद। अर्थात जो जहाजों को जिनको कॉर्टेज पद्धति देते थे उनको काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने पर प्रतिबंध था, ये लेकर नहीं जाएंगे। और दोस्तों अकबर महान को भी अनुमति लेनी पड़ी थी। किससे? पुर्तगालियों से। अब एक प्रश्न और भी जुड़ता है, पुर्तगाल की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी। ये अकबर की सेना से भी शक्तिशाली थी। किसकी सेना से? अकबर की सेना से भी शक्तिशाली थी। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए किसकी नौसेना सबसे शक्तिशाली थी, अकबर की या पुर्तगालियों की, तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगालियों की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों पुर्तगाली भारत में 1498 ईस्वी में आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में 17 दिसंबर 1961 ईस्वी को जाते हैं। 17 दिसंबर 1961 ईस्वी को जाते हैं। पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार था। 1947 में भारत आजाद हो जाता है, लेकिन फिर भी 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, ठीक है ना। और गोवा पर भारतीय सेना ने आक्रमण किया, ठीक है ना, विजय ऑपरेशन के तहत। किसके तहत? विजय ऑपरेशन के तहत गोवा पर आक्रमण किया। और दोस्तों पुर्तगालियों ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। और दोस्तों जो गोवा था 17 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा भारत में शामिल हो जाता है। गोवा भारत की आजादी के कितने साल? 14 साल बाद भारत में शामिल होता है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे अंतिम समय में भी पुर्तगाली ही भारत से
से जाते हैं और पुर्तगालियों का अधिकार सबसे लास्ट में किस पर था? गोवा पर था, जिस पर भारतीय सेना ने 17 दिसंबर 1961 ईस्वी को ऑपरेशन विजय के तहत अधिकार स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो था पुर्तगालियों का आगमन। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। इसी तरह फिर हमारा अगला जो टॉपिक चलेगा डचों का, फिर अंग्रेजों का, फिर फ्रांसीसियों का, वो सारे टॉपिक हमारे क्रमानुसार चलते रहेंगे। तो जुड़े रहें, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।